मैं अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और मेरा जो चैनल है वो इजी टीचिंग के नाम से चैनल है। मेरा नाम डॉक्टर बीना अग्रवाल है। और मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि जो बीए, बीएससी, बीकॉम के जो बच्चे हैं उनके लिए हिंदी या इंग्लिश में से एक सब्जेक्ट माइनर या मेजर के रूप में अवश्य ही पढ़ना पड़ता है। ठीक है, अब बात आती है बच्चों के सामने कि वो बच्चे कैसे उस सब्जेक्ट को पढ़ें, क्योंकि मेजर या माइनर बीए के स्टूडेंट जो होते हैं उनके लिए तो आसान हो जाता है कि भाई उन्हें हिंदी पढ़नी है, लेकिन बीकॉम और बीएससी के जो बच्चे हैं उनको प्रॉब्लम्स आती हैं कि वो कैसे पढ़ें। अब इसमें से ये मुख्य तौर से हमें ये देखना है जिसमें कि आपको इसमें क्या पढ़ना है और क्या आपको छोड़ना है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम ये देखेंगे इसमें कितनी यूनिट हैं। तो यूनिट इसके अंतर्गत हमें 8 यूनिट पढ़नी है टोटल। उसमें क्या है कि आदिकाल से लेकर, यानी कि आदिकाल से के साथ उसका इतिहास, उसके बारे में फिर आ जाइए आप भक्ति काल, फिर आपके रीतिकाल, फिर आधुनिक काल। आधुनिक काल में कौन कौन से मतलब कवि हुए, सारे इसमें आपको पढ़ना है। लेकिन सारे कवि ना पढ़ते हुए आपको पाठ्यक्रम में कुछ कवियों का दे रखा है। जैसे मानो आधुनिक कालीन कवि हैं तो उसमें मुख्य जो कवि हैं वो आपके पाठ्यक्रम में प्रस्तुत किए गए हैं। अब बात करते हैं कि आपको इसमें क्या पढ़ना चाहिए और क्या छोड़ना चाहिए। जैसे कि प्रथम यूनिट में आप देख रहे होंगे कि प्रथम यूनिट जो है वो आपको उसमें भारतीय ज्ञान परंपरा के अंतर्गत आदिकालीन और मध्यकालीन हिंदी काव्य का इतिहास लेखन की परंपरा एवं विकास, ये आपका क्या है, मुख्य रूप से हेडिंग है। ठीक है, अब इसमें आपको ये जो पूरी यूनिट आपको दिखाई दे रही है, जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें, तो इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है और क्या आपको छोड़ना चाहिए, जो कि आपके पेपर के उद्देश्य से आपके लिए महत्वपूर्ण हो। तो हम इसमें क्या पढ़ेंगे, हमें पढ़ना है कि एक तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जो भारतीय ज्ञान परंपरा है उसका विकास कैसे हुआ। ठीक है, और दूसरा हमें ये पढ़ना है हिंदी साहित्य का काल विभाजन, कि हिंदी साहित्य में जो काल विभाजन किया है किस किस लेखक ने किया है, उन्होंने काल विभाजन को कितने वर्गों में विभाजित किया। ये मुख्य तौर से जो क्वेश्चंस हैं वो अधिकतर पूछे जाते हैं, चाहे वो शॉर्ट रूप में हो चाहे वो लॉन्ग रूप में हो, ये आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। अब इसमें मुख्य तौर से हम ध्यान देते हैं सिद्ध साहित्य पर, जैन साहित्य, रासो साहित्य, नाथ साहित्य और लौकिक साहित्य। ठीक है, अब एक तो आपको पढ़ना है वो सिद्ध साहित्य के बारे में आपसे पूछा जा सकता है कि सिद्ध साहित्य के कौन कौन से कवि हैं। रासो साहित्य में एक मुख्य तौर से ये क्वेश्चन आता है कि रासो शब्द की व्युत्पत्ति के आधार पर इसकी प्रामाणिकता को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको याद करना है। भक्ति आंदोलन के उदय के सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारण, अब इसमें आपको क्या करना है कि भक्ति काल से संबंधित उसकी विशेषताएं, ठीक है, ये आपको पढ़ना है। फिर इसमें भक्ति काल के कौन कौन से कवि हुए ये आपको पढ़ना है। अब इसके बाद आती है इसमें निर्गुण कवि और सरगुण कवि। तो निर्गुण कवि कौन से हैं और सगुण कवि कौन से हैं, ठीक है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा, जो कि मुख्य तौर से आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने ये बताया है। इसके बाद आपको क्या पढ़ना है कि रीतिकाल। अब रीतिकाल की बात आती है तो रीतिकाल की क्या क्या विशेषताएं हैं और उसका नामकरण क्या है, उसकी प्रवृत्ति क्या है, ये आपको मुख्य तौर से पता होने चाहिए। और रीति साहित्य के प्रमुख भेद, जिसमें कि रीतिबद्ध है, रीति सिद्ध है और रीति मुक्त है, उनके कौन कौन से कवि हैं और उनका क्या काव्य है, ये आपकी फर्स्ट यूनिट में जो मैंने आपको इस वीडियो में बताया है, यदि आप उतना भी पढ़ लेते हैं तो आपके पेपर के लिए ये मुख्य तौर से सही है ना। तो आप इतना तो एक यूनिट के हिसाब से मैंने बहुत सारी चीज़ें इसमें छोड़ दी हैं, बस मैंने आपको उतना ही बताया है जितना आपके लिए सुविधाजनक पढ़ने के लिए होगा। लेकिन इन चीज़ों को आप बिल्कुल भी मत छोड़िएगा, ये अधिकतर पूछी ही जाती हैं चीज़ें, तो आप इसको ध्यान से पढ़िएगा। और इसी तरह से यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आप इसी तरह से मेरी वीडियो को वॉच करते रहिए। आपको मैं छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से चीज़ें बताती रहूँगी। धन्यवाद।